गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, पेज 165। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस के बारे में हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए कि बायोगैस एक अल्टरनेटिव मीडियम हो सकता है ग्रोथ एक एनर्जी सोर्स के रूप में, क्योंकि ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, बायोगैस बनती कैसे है? बायोगैस मेनली मीथेन गैस है, जो कि अपने आप में इनफ्लेमेबल गैस है। ये बनती है माइक्रोबियल रिएक्शंस के द्वारा। अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान वो कई तरह की गैसेस बनाते हैं। कुछ गैसेस इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील भी होती है, तो उन्हीं में से एक है मीथेन, और उनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस क्योंकि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनी है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मिथेनोजेन्स। वो मीथेन को जेनरेट करते हैं, इसीलिए उन्हें मिथेनोजेन्स कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म। रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं? जिनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं रूमेन। जिनके स्टमक में रूमेन नाम का एक पार्ट होगा उनको कहते हैं रूमिनेंट। ठीक है, तो जो चारा खाने यानी कि घास खाने वाले जानवर हैं, जिनकी डाइट में मेनली सेलुलोज है, सेलुलोज रिच डाइट वाले, उनको रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। उनके रूमेन नाम का जो स्टमक का पार्ट है, वहां पर ये मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। ये क्या करता है कि इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में यानी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और उस वजह से जो गैस वहां पर प्रोड्यूस होती है वो है मीथेन। तो इन रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के स्टमक में मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है। इसका मतलब जब इनका एक्सक्रीटा बाहर आएगा यानी कि डंग, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो जब हम पानी के साथ इस डंग का घोल बनाकर, जिसको कि स्लरी कहते हैं, और वाटर को डंग के साथ मिला दें तो क्या बन जाती है? स्लरी। इस स्लरी को जैसे ही हम बायोगैस प्लांट में डालते हैं, वहां पर गैस का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उस गैस को हम कलेक्ट कर सकते हैं, हाउस होल्ड में और दूसरे पर्पज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या दिया है। पहले पैराग्राफ में देखो, पहले पैराग्राफ में इन्होंने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को जैसे कि सेलुलोज रिच डाइट को यूज करते हैं और मीथेन के साथ CO2 और H2 बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी यहाँ पर बनती है। डू यू थिंक वी द ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन अवर फूड्स? इसका आंसर है नो, क्योंकि हमारे स्टमक में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता जो कि सेलुलोज का ब्रेक डाउन कर दे। इसके बाद बायोगैस प्लांट का कंस्ट्रक्शन दिया है। ये कंक्रीट टैंक होता है 10 से 15 फुट गहरा, और इसका जो टॉप होता है, टॉप मूव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है। गैस के प्रोडक्शन के हिसाब से वो ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। और इस बायोगैस प्लांट में एक साइड से हम बायो वेस्ट यानी कि स्लरी को फीड करते रहते हैं। देखो फिगर 10.8 फिगर में एक डायग्राम बनाया इन्होंने। इस डायग्राम में एक गहरा पिट दिखा है। इस पिट के अंदर प्रेजेंट है एक मूवेबल कवर। ये स्टील का बना है, और इससे एक पाइपलाइन जा रही है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। अब इस पिट के अंदर एक साइड से अप्लाई किया जाता है डंग प्लस वाटर। ये स्लरी जो है उसको हमने इधर पुट कर दिया, और दूसरी साइड से हम क्या निकालते हैं? इसमें स्लज। स्लज क्या होता है? स्पेंट मटेरियल, यानी कि जिसमें से अब पूरी तरह से गैस निकल चुकी है, अब वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर शेष रह गया। उसको एज फर्टिलाइजर फील्ड्स में यूज किया जा सकता है। ये तो थी इसके कंस्ट्रक्शन की बात।
इसके बाद बात आती है कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। ठीक है, तो ये किन जगहों पर ये सक्सेसफुल हो सकता है? ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर कि पशु अधिक मात्रा में होते हैं। बायोगैस प्लांट्स आर बिल्ट इन रूरल एरियाज। बायोगैस दस प्रोड्यूसेस यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। ठीक है, रोशनी के लिए और खाना बनाने के लिए। शोन इन फिगर 10.8 द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IARI ने भारत में इसके लिए काम किया। और इसके अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने, इन दो संस्थाओं का नाम याद रखना है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। इफ योर स्कूल इज सिचुएटेड नियर टू इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर इज एनी, यानी कि अगर अपने आसपास कोई हो तो वहां जाकर उसे काम करते हुए भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होता है? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने में उपयोगी साबित होने लगे तो उसको कहते हैं बायो कंट्रोल, यानी कंट्रोलिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वही इन्होंने पहली लाइन में बताया, बायो कंट्रोल रेफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो प्लांट को हार्म कौन पहुंचाता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? पैथोजन। इसके अलावा प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो प्लांट को इन दोनों ही चीजों से बचाना है। कैसे बचाएंगे? अब उसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले जो तरीका यूज किया जाता है वो है इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स। क्योंकि इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल है तो इसीलिए इंसेक्टिसाइड्स को पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल। अब ये चूंकि जहरीली चीजें होती हैं और केमिकल्स महंगे भी होते हैं तो इसीलिए कोई ऐसा तरीका वैज्ञानिक खोजने में लगे थे जो कि सस्ता भी हो और जहरीला भी साबित ना हो, हमारी फसलों को भी दूषित ना करे और हमारी मिट्टी भी उसमें प्रभावित ना हो। ठीक है, अवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू, ये तो मैंने बता ही दिया। अब वीडीसाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वीडीसाइड्स यूज किए जाते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि हार्मफुल हैं, हार्मफुल प्लांट्स को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड्स यूज करते हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। बायोलॉजिकली कैसे उन्हें रिमूव किया जाए? In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introducing chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead kept at manageable levels by complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. ठीक है, तो अब इसमें यहाँ वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशनल तरीका था जिसमें केमिकल्स को स्प्रे करके सारे इंसेक्ट्स को किल कर दिया जाता था, इरेडिकेट यानी कि उनका उन्मूलन कर देते थे, उसकी बजाय ये जो नया तरीका है इसमें क्या करते हैं, पूरी तरह से उन्हें नष्ट नहीं करते, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी किसी एरिया में रहेगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो पूरी तरह से इरेडिकेट न करके उनको हम क्या करते हैं, चेक में यानी कंट्रोल में रखते हैं, उनका उन्मूलन यानी समूल विनाश नहीं करते। इसके बाद कैसे चेक में रखेंगे, इन अलग अलग तरीकों से जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Contrary to conventional farming practice, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, तो पुराना जो तरीका था उसमें क्या यूज करते थे,
केमिकल्स की वजह से फायदेमंद जो इंसेक्ट होते थे वो भी कई बार मर जाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें कि अगर नष्ट होंगे तो वो सिर्फ नुकसानदेह वाले होंगे और वो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पूरी तरह से हो जाएंगे तो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी या वैरायटी थी वो खत्म हो जाएगी। हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें कि पूरे इकोसिस्टम को एक साथ एक बड़े उसमें व्यू में देखा जाता है, उसको हॉलिस्टिक कहते हैं। That seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms. myriad का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है। myriad यानी कि very diverse group of organisms that constitutes the field fauna and flora. Organic farmer holds the view that eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, ठीक है। तो यानी कि जिनको हम पेस्ट समझते हैं उनको भी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरह का रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में, और कुछ नहीं तो वो अलग अलग फूड चेन्स के इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं, और अगर वो इरेडिकेट हो गए तो वो सारी फूड चेन्स क्या हो जाएंगी, वो डिसबैलेंस हो जाएंगी। इसके बाद for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend on them as food or host would not be able to survive, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल इंसेक्ट थे, ये जिन फूड चेन्स का पार्ट थे, वो स्टेबल बनी रहे उस इकोसिस्टम में, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए उनका कुछ का जीवित रहना जरूरी है। Thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence। तो इनसे क्या होता है, हम टॉक्सिक केमिकल्स को भी के ऊपर हमारी डिपेंडेंस भी कम होती है। An important part of the biological farming approach is to become familiar with various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycle patterns of feeding and the habitats they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol। तो बायोकंट्रोल के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये कि हम किस पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पेस्ट, ये जो पेस्ट है इसको खाता कौन है, यानी कि इसका प्रेडेटर कौन है, इसकी लाइफ साइकिल और इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, किस सीजन में मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इनकी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ये सब चीज़ें जब हम समझ जाएंगे तब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो दिया है बाई यूजिंग इंसेक्ट्स, बायोकंट्रोल यूजिंग इंसेक्ट्स, यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स को यूज करना जो हार्मफुल इंसेक्ट को खाएं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल दिया है लेडी बर्ड, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज। ये दोनों जो इंसेक्ट्स हैं ये किसको कंट्रोल करते हैं, ड्रैगन, लेडी बर्ड करते हैं एफिड्स एंड मॉस्किटोज, ये एफिड्स को और ये मॉस्किटोज। तो ये एफिड्स और मॉस्किटोज दोनों ही हमारे लिए पेस्ट हैं, तो इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, इन इंसेक्ट्स को यूज करना। तो इस तरह से बायो कंट्रोल हो सकता है। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly is the bacteria Bacillus thuringiensis। अब ये नया एग्जाम्पल है Bacillus thuringiensis। Bacillus thuringiensis एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की एक विशेषता होती है, ये एक टॉक्सिन बनाता है। ये जो टॉक्सिन यानी कि विष होता है, ये सिर्फ इफेक्ट किस पर डालता है, हमारे लिए जो पेस्ट इंसेक्ट है, ये दूसरे इंसेक्ट के ऊपर असर नहीं डालता। उनके स्टमक में यानी कि गट में जाकर ये जहर एक्टिवेट हो जाता है, उनके स्टमक में छेद कर देता है और वो पेस्ट मर जाते हैं। ठीक है, तो पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स थे उनको स्प्रे किया प्लांट्स पे, एक तरीका तो ये हो गया।
फिर बाद में उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया के स्पोर्स को स्प्रे करने की बजाय हम क्यों ना ऐसा करें कि इसका जो टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को जो जीन कोड करती है, इसके अंदर मौजूद, इस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो जीन इस टॉक्सिन को कोड करती है, उस जीन को हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी क्रॉप प्लांट के जीन में। तो क्रॉप प्लांट के का जो जीनोम है उसके अंदर वो जीन आ गई जो कि टॉक्सिन को कोड करती थी। तो उससे क्या हो गया, क्रॉप प्लांट के अंदर ही वो टॉक्सिन बनने लगा। फिर क्या होगा, अलग से स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही पेस्ट उस क्रॉप प्लांट की पत्तियों को खाएगा, उसके अंदर वो टॉक्सिन पहुंच जाएगा, ठीक है, और वहां जाकर वो क्या करेगा, उसे किल। तो वही इन्होंने यहाँ पर हमें समझाया है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस को शॉर्ट में बीटी कहते हैं। तो अब देखो कैसे क्या लिखा है इन्होंने, दीज आर अवेलेबल इन सैशे एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स। ये पुराना तरीका था जो मैंने तुम्हें बताया था, सच एज ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्री। ब्रेसिका कौन सी फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली। Where these are eaten by the insects larva, in the gut of the larva toxin is released and the larva get killed. Bacterial disease will kill the caterpillars but leave the other insect unharmed. ये बात मैंने बताई थी कि जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाता। Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced the Bacillus thuringiensis toxin gene into plants. Such plants are resistant to attack by insect pests. बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल। तो बीटी कॉटन वाला जो एग्जाम्पल है ये याद रखना, कॉटन प्लांट के अंदर बैसिलस थुरिंजिएंसिस की टॉक्सिन कोडिंग जीन इंट्रोड्यूस कर दी गई, विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 12। इसके बाद बात आता है अब दूसरा, जिसमें फंगस को यूज करेंगे। अभी हमने किसको यूज किया था, अभी हमने बैक्टीरिया को यूज किया, अभी हम यूज करेंगे फंगस को। सबसे पहले हमने किसका एग्जांपल देखा, इंसेक्ट का, फिर देखा हमने बैक्टीरिया का, अब देखेंगे फंगस का एग्जांपल कि फंगस के द्वारा पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। फंगस का जो एग्जांपल दिया वो है ट्राइकोडर्मा। Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystem. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. तो ट्राइकोडर्मा से की वजह से क्या होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स, जब ये रूट्स के चारों तरफ ट्राइकोडर्मा ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा कि हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं उनको अंदर एंटर नहीं करने देगा, है ना। तो इस तरह से वो उसकी रक्षा कर सकता है, रूट के इकोसिस्टम को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद आता है बैक्यूलो वायरस। अब आती है बात वायरस की कि वायरस कैसे प्रेवेंट करते हैं। बैक्यूलो वायरस जो होते हैं इस तरह के पैथोजेंस हैं जो सिर्फ इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को ही अटैक करते हैं, वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म या फिर हार्मफुल पेस्ट इंसेक्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो बैक्टीरियोवायरस का एग्जाम्पल है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ उसी स्पीशीज को अफेक्ट करेंगे सिर्फ जो कि पैथोजन है, यानी कि डिजीज कॉजिंग है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि स्पेसिफिकली उसी इंसेक्ट को ये अफेक्ट करेंगे जो कि हमारा टारगेट इंसेक्ट है। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट। तो इनका बाकियों पर कोई भी दुष्प्रभाव देखने में नहीं आता। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved in an overall integrated pest management program or when ecologically sensitive area is being treated, ठीक है। तो अगर हम फसल किसी ऐसी जगह पर उगा रहे हैं
जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव यानी कि थोड़ी अनस्टेबल है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि पेस्ट को पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर रहे, उनको सिर्फ कंट्रोल में रख रहे हैं, तो वहाँ पर ये तरीके यूज हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली उसी पेस्ट को टारगेट करते हैं जो कि हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है टर्म डीएस का मतलब ये होता है कि पेस्ट को इंटीग्रेटेड तरीके से मैनेज करना। इंटीग्रेटेड यानी कि अलग अलग तरीकों से उसे अंडर कंट्रोल रखना। बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड क्या क्या हुए, जैसे कि इंसेक्ट्स के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू और फंगस के थ्रू, या फिर उसको केमिकल्स के माध्यम से या फिर फिजिकल मेथड्स के द्वारा इनकी जो पॉपुलेशंस हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन, उसको अंडर कंट्रोल रखना, उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ये टॉपिक हम करेंगे।